मैं एक मिडिल क्लास में पैदा हुई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाया था। उसके बाद मेरा रिश्ता ढूंढने लग गए थे। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई थी। शादी भी मेरे पास के गांव में हुई थी। उस लड़के को मैंने पहले से ही देख रखा था। ठीक ठाक हैंडसम था, नौजवान था। मैं लड़का हमारे गाँव के तरफ ट्यूशन पढ़ने आया करता था। उसके 5 भाई थे। मैं जो ही विधवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने ही पति से करवा दी और मेरी सौतन बनकर मेरी सेवाएं करने लगी। वह रोज रात को मुझे 2 अंडों के साथ देसी घी लगा हुआ पराठा खिलाती और कहती, जल्दी ही तुम मेरे पति का वारिस जन्म दे दोगी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पर्स में ढेर सारे पैसे रखे होते। मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर जाती। एक दिन नर्स हम दोनों को पहचान न सकी क्योंकि हम दोनों ने एक रंग की साड़ी पहन रखी थी। तो वो मेरे ही कान में बोली कि आज आप उसे नींद की गोली ना खिलाना। मुझे शक हुआ। यूं ही मैं उस रात कुछ न खाया और नाटक करके लेट गई। कुछ देर के बाद जान निकल गई, ये देख कर कि वहाँ तो मेरा नाम प्रिया है। मेरे साथ जिंदगी ने इतना बड़ा मजाक किया था, मैं बता नहीं सकती। मैं सोच रही थी कि सब कुछ ठीक ठाक है और फिर सब कुछ बर्बाद होता रहा। मैंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। मैं मतलबी हो गई थी। मेरी कहानी सुनकर आप लोग भी चीख कर रह जाएंगे। आखिर आप लोग ही फैसला करिएगा, मैंने सही किया या गलत। मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी करवा दी गई। मेरे लिए रिश्ता मेरे पड़ोसी गांव से ही आया था, लेकिन ये लोग हमारे गांव में आते जाते रहते थे, हमें देखते रहते थे। शादी विवाह पर भी आमना सामना हो जाया करता था। ये एक जॉइंट फैमिली थी और यहाँ पर पहले से ही 3 बेटे शादीशुदा थे। आखिरी 2 बेटे रहते थे। दोनों भाइयों की शादी एक साथ हुई थी। मेरे होने वाले देवर की पत्नी पसंद कर ली गई थी और यहाँ पर मुझे भी पसंद कर लिया गया था। मेरा परिवार अच्छा था। मेरे माँ बाप अच्छे थे, खाते पीते घर के थे और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरी देवरानी का नाम तो मंजू था, जिसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी। शकल व सूरत की ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए सब लोग आते तो मेरी ही तारीफ करते थे। तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। और मेरा पति परवीन शकल सूरत का अच्छा इंसान था। जाने अनजाने में उसके साथ बहुत बुरा किया गया था, क्योंकि शादी वाले दिन सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, उसको कोई देख नहीं रहा था। फिर भी वो बेचारी बहुत ही हिम्मत करके तसल्ली में बैठी रही। कहते हैं कि 2 लड़कियों की एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस तरह की कोई समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन मेरे ससुराल वाले अपने पैसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा एक साथ ही 2 भाइयों की शादी करवा दी जाए। इधर हमें तो पैसों की कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उनकी अपनी मर्जी थी, क्या कर सकते थे। शादी हो गई और हम दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी की शुरुआत कर ली थी तो जॉइंट फैमिली, लेकिन सबके चूल्हे अलग अलग ही जलते थे। इस बात से थोड़ा तसल्ली में थे। जिंदगी अच्छी तरह चल रही थी, कोई समस्या नहीं थी। मेरा पति भी मुझसे प्यार करता था, मेरी हर बात मानता था। अच्छे तरीके से हम लोग साथ रहते थे। मेरी देवरानी के कमरे में हमेशा लड़ाई झगड़ों की आवाज़ें आती थी। पहले तो मुझे लगा ये सब नॉर्मल है, क्योंकि शादी के शुरू के दिनों में नोक झोंक हो ही जाती है, लेकिन वह लड़ाई नहीं होती, वह बहस होती है। इसमें पति और पत्नी एक दूसरे को मना ही लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। मेरा देवर बुरी तरह से अपनी पत्नी पर चिल्ला रहा था। अपने पति से बात की तो उसने कहा कि हमें उनके समस्याओं में नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैं उन दोनों के कमरे के बाहर से जा रही थी जब मुझे मेरे देवर की आवाज़ सुनाई दी, और मैं इसलिए रुक गई क्योंकि मैंने अपना नाम सुना था। मेरा देवर न जाने मेरा नाम लेकर अपनी पत्नी पर क्यों चिल्ला रहा था। मैं सोचने लगी कहीं मुझसे तो नहीं कोई गलती हो गई है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं उनके मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहती थी, जैसा कि मेरे पति ने मुझे कहा था कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, इसलिए मैंने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया था। एक दिन मुझे मेरे देवर ने रोक लिया और कहा, भाभी आप मेरी पत्नी को कुछ सिखा दो, उसे कहो कि वे आपकी तरह सज संवर कर रहा करे। मैंने अपने देवर को कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत प्यारी है, उसे सजने और संवरने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने लगा कि बिल्कुल भी प्यारी नहीं है, आप सब उसका दिल रखने के लिए ये सब करते हो, तभी वह अपना ख्याल नहीं रखती। एक दिन मेरा पति घर आया। उसने कहा कि उसका मूड ठीक नहीं है। उसने मुझे बताया नहीं कि क्या हुआ। कहने लगा, अपने ही आजकल दुश्मन बन बैठे हैं। ये तो ऐसे दुश्मन हैं, हमें जान से ही मार डालेंगे। इसका मतलब कि उसका किसी घर के बंदे से ही लड़ाई हुई थी, पर किससे पता नहीं। आज क्या हो रहा था, सुबह से ही मेरा दिल बहुत तेज घबरा रहा था। जब हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली थी, मेरा पति इस दुनिया से चला गया। रोड एक्सीडेंट हुआ था। मेरा पति और मेरा देवर दोनों ही मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। मोटरसाइकिल कार से जाकर टकराई थी।
मेरे देवर को मामूली चोटें आई थी, लेकिन मेरा पति इस दुनिया से चला गया था। मैं गम से निढाल थी। अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था और मैं विधवा हो चुकी थी और मैं अभी भी अपने ससुराल में ही रह रही थी। ये दिन मुझ पर बहुत भारी थे। सब कहने लगे, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, अब कौन उससे शादी करेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ते नहीं मिलते। मेरी देवरानी भी बहुत उदास थी। वह बार बार मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर ही निकाल दिया। मैंने कहा, तुम्हारे पति के साथ ही मेरा पति गया था। किसी को कहना बहुत आसान होता है, सब्र कर लो, लेकिन जब खुद पर पड़ती है ना, तब पता चलता है। अगर मेरी जगह आज तुम होती तो मैं तुमसे पूछती कि इतना बड़ा गम कैसे बर्दाश्त करोगी। तुम्हारा पति तो सही सलामत है, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है। मेरी देवरानी ने ये बात सुन ली और मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मेरी रो रो कर पूरी रात दिन बीत रही थी। मैंने अपने ससुराल में ही रहने का फैसला किया था। मैंने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। मैं ससुराल में ही रहकर अपने पति के नाम पर पूरी जिंदगी बिता दूंगी। 2-3 महीने बीत गए थे जब मेरी देवरानी ने मेरी सास के सामने एक बात रखी, जिस पर घर वाले जल्दी राजी हो गए थे। बात ये थी कि मेरी देवरानी मुझे अपनी सौतन बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं उसके पति यानी मेरे देवर मोनू से शादी कर लूं। घर वाले और मोनू भी इस बात के लिए राजी थे। आज सारे एक जगह बैठे थे। उसने कहा कि मैं ही मोटरसाइकिल चला रहा था, भाई मेरे पीछे बैठे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी प्रायश्चित के लिए अपनी भाभी की जिम्मेदारी लूंगा और ये बात मुझे 100% सही लगती है। घर वालों का भी यही कहना था कि तुम हमारी बहू हो, तुम्हें इतने अरमानों से ब्याह कर लाए थे, अब तुम हमारे बेटे की आखिरी निशानी हो। तुम अगर इस घर में रहोगी तो हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। तो हम सबका डिसीजन यही है कि तुम इसी घर में रह जाओ। अच्छा है, मेरे घर वालों को भी बुलाया गया। उनका भी यही ख्याल था, ये फैसला सबसे ही ठीक है। जब लड़का इस बात के लिए तैयार है, यानी कि मेरा देवर मोनू, तो फिर किसी और के बोलने का कोई हक नहीं बनता था। मेरी देवरानी भी तैयार थी। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा और मुझे कहा कि तुमने ठीक कहा था, किसी को तसल्ली देना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके दुखों का एहसास करना बहुत मुश्किल है। मैं अपने पति को तुम्हारे साथ बांट कर बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। मुझे कोई समस्या नहीं है। ये बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा अजीब। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरे माँ बाप, सब लोगों ने मुझे यही समझाया कि ये सबसे अच्छा फैसला है और मेरे देवर की सारे लोग अभी से ही तारीफ करने लगे थे। उसने बहुत अच्छा फैसला किया। अपने भाई की विधवा से शादी करने से अच्छा क्या हो सकता है। उसकी पत्नी यानी मेरी देवरानी की भी सब तारीफ करने लगे। ऐसे पत्नी भगवान सबको दे जिसने अपने पति को सही रास्ता दिखाया है, वरना अधिकतर पत्नियां तो आजकल ऐसी बातों पर गुस्सा हो जाती हैं। करते कराते सब बड़ों की बात मानकर मैंने हाँ कर दिया। पहले भी अपनी मर्जी नहीं चलाया था। जो मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था, मैंने हाँ कहा था। अब मेरा देवर मेरा पति बन चुका था। मैं अभी भी अपने कमरे में रहती थी, जिस कमरे में मैं पहले रहा करती थी। अभी भी मेरा वही कमरा था, लेकिन मेरा देवर जो कि मेरा पति बन गया था, उसी कमरे में मेरे पास आया हुआ था। अभी मेरी दूसरी शादी को 1 हफ्ता हुआ था कि मेरी देवरानी मेरे कमरे में आई। देवरानी के हाथ में कुछ था। उसने एक प्लेट में 2 अंडा और एक पराठा रखा हुआ था। कहने लगी कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये देसी घी से बने हुए पराठे हैं, मैंने अपने हाथों से बनाया है, और ये अंडा भी। मैंने कहा, इस टाइम मुझे ये सब कुछ क्यों खिला रही हो? वैसे मेरी आदत है कि मैं रात का खाना नहीं खाया करती थी। उसने कहा कि अब तुम्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तुम अपना ख्याल रखोगी, तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, भगवान तुम्हें बहुत जल्द औलाद देगा। मैंने कहा कि तुम्हें मेरी औलाद से क्या है, तुम खुद अपनी औलाद पाने के लिए क्यों नहीं ये सब करती हो? उसने कहा कि मैं रोज़ ये सब करती हूँ, लेकिन तुम्हारी भी औलाद होनी चाहिए। अच्छा होगा मुझे जब तुम्हारी गोद में बच्चा होगा। और मैं तो अपने पुरानी यादों में खो गई। काश कि मुझे मेरे पहले पति से बच्चा हो जाता तो कम से कम उसकी कोई निशानी मेरे पास रह जाती। मंजू ने मुझे हैरान होकर देखा था और कहा था, ये बात सुनकर अजीब तो बहुत लगेगा, लेकिन भाइयों में कोई राज छुपी नहीं होती। मोनू ने मुझे पहले ही बता दी थी कि तुम्हारा पहला पति इस दुनिया से चला गया है और वह तुम्हें कभी भी औलाद नहीं दे सकता था और तुम्हारे नाम के साथ ही बांझ लग जाता। इसलिए जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। मैंने कहा, मंजू मेरा पति मर गया तो क्या अच्छी बात है? उसने कहा कि मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारा भला सोचकर, वरना कौन अपना पति किसी और के साथ बांटता है।
तुम मेरे एहसास का बदला दे रही हो, पर इस तरह की बातें करके अब मेरा दिमाग न जाने क्यों खराब हो गया था। मंजू को अपने पति से मेरी शादी करवा कर न जाने उसको कौन सा फायदा था, फिर भी उसने ये सब कुछ किया। मैंने उसे माफ़ी मांगी और अंडा पराठा खा लिया। मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छी हो। वह वाकई बहुत अच्छी थी। मंजू अब मेरा ख्याल भी रखती थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उसने मेरे साथ कोई बदतमीजी की हो, जबकि मैंने एक बार गुस्से में आकर उसे बुरी तरह डांट दिया था, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया था। मोनू भी मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। उसका व्यवहार मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि जैसे मैं पहले उसकी भाभी थी। थोड़ी शर्म झिझक होना तो आम सी बात थी, लेकिन वह मेरे साथ ऐसा ही रहता था जैसे मैं पहले दिन से उसकी पत्नी हूँ, और वह मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। मेरा ख्याल रखता था। कभी कभी तो मुझे उससे ज़बरदस्ती कमरे से निकालना पड़ता था कि जाओ अपनी पत्नी के पास, उसको भी वक्त दो। उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, और मेरा पति किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करने लगता और मेरे कमरे से जाता ही नहीं था। मेरी सास ने मुझे समझाया कि उसे अपनी तरफ ज़्यादा मत लाओ। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उसकी पत्नी ने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। तुम कभी भी उसकी पत्नी को उससे दूर मत करना। मैंने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वह मेरा ही पति है, उसकी बात भी तो नहीं टाल सकती। उसको धक्के देकर तो कमरे से नहीं निकाल सकती, लेकिन जाने अनजाने में शायद अपनी देवरानी के साथ गलत कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा बहुत साथ दिया था। मैंने उसको सारी बात बता रही थी। असल में मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मर्दों का तो तुम्हें पता है, वह खुद ही मेरे कमरे से बाहर नहीं जाता। तो मंजू ने कहा कि कोई बात नहीं, वैसे भी तो गैर थोड़ी हो, तुम तो उसकी पत्नी हो। अच्छी बात है, तुम लोगों का आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। खुश नसीब होती हैं वे औरतें जिनके पति उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और जिनके पति अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते, उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा फूटी होती है। ये बात करते हुए मेरी देवरानी मंजू के आंखों में आंसू आ गए थे। वे बहुत अच्छी इंसान थी, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। वे रोज़ रात को मुझे अच्छी चीज़ें खिलाती, दूध पिलाती, मुझे रोज़ डॉक्टर के पास भी लेकर जाती। मेरा चेकअप करवाने डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ ठीक है, जल्दी आप माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर के पास जाना तो हम लोगों का बहाना था। वहीं पर हम लोगों ने एक पार्क देखा हुआ था, जहाँ पर हम लोग वॉक कर लेते थे और बातें भी कर लेते थे। कभी कभी डॉक्टर को भी चेक करवा लेते थे। उसके अलावा मेरी देवरानी एक और काम करती थी। वह मेरे सिरहाने पैसे रख जाया करती थी। एक बार मुझे लगा गलती से रख गई होगी। मैंने कहा कि तुम कमरे में आई थी तो पैसे मेरे कमरे में ही भूल गई हो, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरे पैसे नहीं थे, मैंने तुम्हारे लिए रखे थे। मैंने कहा कि तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लिए, तुम अपने पैसे मुझे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, असल में ये मेरे पति ने मुझे दिए थे और कहा था कि तुम्हें दे दूं, क्योंकि तुम भी उनकी पत्नी हो तो खर्चा तुम्हें भी मिलना चाहिए। मैंने कहा कि तुम्हारा पति इतने सारे पैसे कमाता है। तो कहने लगी, मेरा पति तो पहले दिन से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता था। कभी कभी तो मुझे लगता था पहले पैसे पड़े हैं और फिर से और मिल जाते हैं। मेरी तो किस्मत खुल गई है। अब तुम भी उसकी पत्नी हो, इसलिए आधे तुम्हारे लिए रख कर चली जाती हूँ। मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि मेरे पति का यानी मेरे ही पैसे थे। अपने पहले पति की याद दिल से गई नहीं थी, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। अब मैं किसी की विधवा नहीं बल्कि किसी की पत्नी थी। हम दोनों सौतन में बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ गई थी। हम दोनों चीज़ भी एक जैसा लेना शुरू कर दिया था। एक दिन हम लोग अस्पताल गए, जब मैं और मेरी देवरानी ने एक ही जैसी साड़ी पहनी हुई थी, इसलिए शायद नर्स को कोई गलती हुई थी। जब वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो जाने से पहले उसने मेरे कान में कहा कि आज अपनी सौतन को नींद की गोली मत खिलाना। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। क्या बात कर रही थी? मैंने अपनी देवरानी की तरफ देखा और सोचा, क्या मुझे ये इतने दिनों से नींद की गोली खिलाती है? क्योंकि रात के टाइम तो ये रोज मेरे लिए पराठा और ऑमलेट बनाकर लाती है, साथ एक गिलास दूध भी होता था। क्या ये मुझे इसी में नींद की गोली मिलाकर देती रही? लेकिन ये मुझे नींद की गोलियां खिलाकर क्या करना चाहती थी? मेरे साथ क्या कर रही थी? अचानक मेरे दिल में हजारों सवाल जाग उठे थे। एक पल मुझे ऐसा लगा कोई गलती हुई है, लेकिन कोई गलती नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बाकायदा मेरी देवरानी का नाम लिया था। और फिर मेरी देवरानी मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे हो सकती थी? क्योंकि उसने अपने पति की शादी मुझसे करवा दी थी, और अब वो ये भी जानती थी मैं उसके पति का बच्चा पैदा करूंगी, या वह खुद माँ नहीं बन सकती थी। ये सब क्या था? सोचा कि अपने पति से बात करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। आखिरकार ये बात मैंने अपने पति से बता दिया।
सोचा कि उसे सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आज मेरे पति ने मुझे ऐसी बात बता दी कि सारी तस्वीर मेरे सामने आ गई थी। मेरे पति ने कहा कि तुम मुझसे दूर ना भागा करो। आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। मुझे मेरी पत्नी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, ना उसे बात करने का तरीका आता था, पहनने ओढ़ने का भी कोई ढंग नहीं था, तुम्हारी मिसाल देता रहता था। वह तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मैं उसे कहता था कि तुम भाभी जैसी क्यों नहीं बन जाती। ये सुनकर मैं हैरान हुई कि वो मुझसे नफरत करती थी, फिर उसने आपकी शादी मुझसे क्यों करवा दी। तो मेरे पति ने कहा कि वह कौन होती है मेरी शादी करवाने वाली। मैंने उसे कहा था कि घर में शादी की बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। शायद हमारी किस्मत एक दूसरे के साथ लिखी हुई थी। मेरा भाई इस दुनिया से चला गया था, अच्छा होता कि उसकी जगह मैं चला जाता। मेरा भाई बहुत अच्छा था, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत थी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, मैं तुम्हें अपना लूँ और तुम्हें अपनाना चाहता था। तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना मेरा सपना था, इसलिए मैंने उससे ये बात करवाई थी। ये तो वो बात करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कहा अगर तुम्हें घर में मेरी शादी की बात नहीं की तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी दे दूंगा। उसने ये बात मान ली थी। फिर मैंने उससे कहा कि वह तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। जब मेरे पति ने मुझे ये बात बताई, फिर मैंने भी अपने पति को सारी बात बता दी। मेरा पति हैरान रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी पैसे उसके हाथ में नहीं दिए हैं, वह तुमसे झूठ बोल रही है। हम एक काम कर सकते हैं कि हम उस डॉक्टर के पास जाएं जिसके पास तुमको वह लेकर जाती रही। हम लोग डॉक्टर के पास गए, लेकिन भेष बदल कर। मैंने नकाब पहन लिया था। मेरे पति को तो उसने देखा तक नहीं था। फिर हमने उस डॉक्टर से झूठ बोला, हमें गलत काम करवाना है। डॉक्टर ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं बच्चा ऑपरेशन करवा देती हूँ, लेकिन मुझे इतने सारे पैसे चाहिए। फिर हमने डॉक्टर को कहा कि हमने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर ली है कि तुम यहाँ पर गलत काम करती हो, वह भी रिश्वत लेकर। वह पत्थर की बन गई और कांपने लगी और कहने लगी ये बात किसी को नहीं बताना, नहीं तो मेरा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा, मैं डॉक्टर नहीं रहूँगी। फिर मैंने उसे कहा कि मुझे उस औरत के बारे में बताओ जो तुम्हारे पास आती है और जिनका नाम श्रीमती मंजू है। उसने कहा कि वह तो अपनी सौतन को लेकर आई थी और उसने कहा था कि आप उसको ऐसी दवाई दो जिससे वह कभी भी बच्चा पैदा ना कर सके, और हो सके तो ऐसा करो कि वह जान से ही चली जाए, यानी कि कोई ऐसी स्लो पॉइजन दो। उसकी बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरा पति भी बुरी तरह से घबरा गया था। उसने कहा वह तुम्हारी जान लेना चाहती थी, तुम्हें बांझ बनाना चाहती थी। जरूर वह तुमसे बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसके सामने में तुम्हारी तारीफ किया करता था। मेरे पति ने सबके सामने ये बात की। डॉक्टर का बयान भी सुन लिया, सबको उसके बारे में पता चल गया। मेरे पति ने कहा कि ये माफ़ी मांगे मेरी पत्नी से और ये कसम खाए कि इस तरह का कोई हरकत नहीं करेगी, तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा, वरना उसको मैं डिवोर्स दे दूंगा। आज मंजू ने भी ऐसा रूप दिखाया कि मैं हैरान रह गई। कहने लगी कि तुमसे माफ़ी कौन मांग रहा है और तुम्हारे साथ रहना कौन चाहता है। अपनी भाभी पर नज़र रखने वाले घटिया इंसान हो। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, दे दो मुझे डिवोर्स। मोनू ने उसे डिवोर्स नहीं दी, लेकिन उसने डिवोर्स ले ली। वह हमेशा के लिए चली गई। आज भी उसके बारे में सोचती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ कि लोगों के शक्ल और हरकतें देखकर आप ये पहचान नहीं पाते वे आपके साथ क्या कर रहे हैं। कभी कभी बहुत मासूम नजर आने वाले लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं। मेरी देवरानी के दिल में जहर तब बैठा जब मेरे पति ने उसके सामने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी थी। उसको मेरी मिसालें देने लग गए थे और फिर उसको कहा कि मेरी शादी करवाओ। मेरे पति ने भी गलती किया, लेकिन मंजू को उसके बदले में मेरे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। वो मेरी जान लेने पर उतर आई। मुझे तो लगा कि इस सब के बाद मैं माँ नहीं बन पाऊंगी। पता नहीं वह मुझे कब से दवाइयाँ दे रही थी, लेकिन जिस जान ने इस दुनिया में आना हो उसे आने से कौन रोक सकता था। मुझ पर भगवान की बहुत कृपा हुई। मेरे यहाँ 2 जुड़वा बच्चे ने जन्म लिया था, वह भी दोनों बेटे थे। मैंने अपने बेटे का नाम अपने पहले पति के नाम पर रखा था, परवीन, और दूसरे बेटे का नाम विनय रखा था। भगवान की बहुत कृपा थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी देवरानी कहाँ गई? अब उसका कांटेक्ट किसी के साथ नहीं है। उसने फिर से शादी किया या नहीं, किसी को भी उसके बारे में नहीं पता। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मेरे पति ने भी उसके साथ गलत किया था। उसको इस मुकाम पर ले आया था कि वह इस हद तक चली गई थी। लेकिन कोई आपके साथ बुरा करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बुरा करें। बदले का बदला करके तो इस तरह पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगी। अच्छा इंसान तो वह होता है
जो अपने साथ बुरा करने वाले के साथ भी अच्छाई कर जाए। अब आप लोग बताइए कि मंजू गलत थी या मेरा पति। मैं अपने पति से अब बहुत प्यार करती हूँ और वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मंजू के साथ भी बहुत गलत हुआ था। मैं मंजू को बहुत याद करती हूँ। यहाँ पर तो मेरा पति ही मुझे गलत लगता है। आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ पर गलत कौन है, मंजू या मेरा पति। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।